खाला से मुझे माँ की खुशबू आती थी। तभी जब कोई दुख मिलता उनको याद करती। एक रोज खाला मिलने आई तो सुतीली माँ बच्चों समेत मैके गई हुई थी और मैं घर में अकेली थी। खाला से लिपट कर खूब रोई, हाथ जोड़े के खुदारा अपने साथ ले जाओ, मुझ में अब जुल्म सहने की ताब नहीं है। शाम को माँ आ गई। खाला ने मुझे साथ ले जाने की बात की। वो बोली, बेशक ले जाओ, कोई एतराज नहीं, मैं तो मरहूम शोहर की औलाद समझकर पाल रही थी, मगर तुमको ये लिख कर देना होगा कि नौशीन अपनी खुशी से तुम्हारे साथ जा रही है, और ये भी कि इसको बाप की जायदाद से कोई हिस्सा ना मिलेगा। मेरा भाई कादिर जो पास ही बैठा था उसने कहा, हाँ खाला, माँ ठीक कहती है। ठीक है, मैं इसको हर शर्त पर ले जाऊंगी। लाओ कागज और कलम, जो कहते हो लिखे देती हूँ। अगली सुबह भाई कुछ कागजात बनवा कर ले आया। मैंने साइन कर दिए। यूं उन्होंने मुझे खाला के हवाले कर दिया। बात वही हुई जिसका खाला को डर था। मुझे देखते ही खालों ने तेवरी चढ़ा ली और बीवी से बोले, तुम इसको क्यों साथ ले आई हो, जबकि इसकी जिम्मेदारी उठाने वाले इसके भाई मौजूद हैं। माँ सुतीली है तो क्या भाई ने तो इसको दरबदर नहीं होने दिया है ना। जो भी है मियाँ जी, हैं तो वो सुतीले नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। फरखंदा बेगम, मैं परई जवान औलाद को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम इसको इसके वारसों के हवाले कर आओ। खालू ने दो टोक फैसला सुना दिया। अब खाला परेशान थी और मैं सुतीली माँ के पास रहने को तैयार न थी। फूफियाँ मुझे अपने घर रखती ना थी। मुझ पर सुतीली माँ को जुल्म ढाते देखकर भी चुप साधे रहती थी। खाला ने बहुत सोचा, बिलाखिर मुझे मेरे वालिद के एक कजन के घर ले गई, जिनको सब मियाँ जी बुलाते थे। उनकी बीवी से खाला ने मेरी पत्ता सुनाकर कहा कि सबिया बेगम, इसको तुम अपने पास रख लो और बेटी बना लो। बीवी ने मियाँ जी से बात की और उन्होंने मुझे अपने घर ठहराना कबूल कर लिया। बहुत शरीफ, दीनदार और मुअज़्ज़ज़ लोग थे। उन्होंने यतीम जानकर मुझे बेटी बनाकर अपने घर रखना मंजूर किया था। इस घर में मुझे ऐसा प्यार मिला कि मैं सारे दुख भूल गई। मियाँ जी की बीवी बहुत खुदा तर्स खातून थी। मैं इनको माँ जी कहती। वो मुझको अच्छा रखती मगर मेरी निगरानी भी करती। मियाँ जी के दो बेटे थे, बेटी कोई ना थी, सो उनके बेटे मुझे बहन कहकर पुकारते। मैं भी उनको भाइयों जैसा ही समझती थी। बमुश्किल 6 माह गुजरे होंगे कि एक दिन जबकि मियाँ जी और उनकी बेगम किसी फोतगी में गए हुए थे, मैंने फोन उठा लिया और मेरी बदनसीबी का आगाज हो गया। जबकि इस घर का ये दस्तूर था कि मर्द जब घर में मौजूद होते तब औरतें फोन नहीं उठाती थी। अलबत्ता जब मर्द मौजूद न होते माँ जी फोन सुनती थी। मेरी आवाज पहली बार इस फोन से किसी बहर के शख्स ने सुनी थी। किसी ने पूछा था, फवाद घर में है? जी नहीं, वो घर में मौजूद नहीं। मैंने जवाब दिया। फवाद मियाँ जी के बड़े बेटे का नाम था। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजी। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि वही सवाल उसने दोबारा किया था। फवाद साहब घर पर हैं? बता तो दिया है कि नहीं है, फिर दोबारा फोन क्यों किया है? मैंने सख्त लहजे में कहा। माफ कर दें, सिर्फ इतना बता दें आप कौन हैं? मैं खादमा हूँ उनकी। ये कहकर फोन बंद कर दिया। खुदा जाने उस शख्स की आवाज में कैसा सहर था कि उसकी आवाज मुझसे भुलाई ना जाती थी। नहीं जानती थी वो कौन था और क्यों उसने फवाद को फोन किया था। अब मेरे कान हर वक्त फोन की घंटी पर लगे रहते थे। जब इंसान मुसलसल एक आरज़ू करता रहे वो बर ही आती है। एक रोज फिर मुझे मौका मिल गया। मैं हाल कमरे में फोन के पास खड़ी थी कि घंटी बजी। मैंने झट से फोन उठा लिया। वही आवाज कानों में गूंजी। उसका सहर मुझे अपनी जानिब खींचने लगा। मुझे नहीं लगता कि तुम खादमा हो। सच बता दो, कौन हो तुम? मियाँ जी की रिश्तेदार हो? आप जो समझ लें, रिश्तेदार या खादमा, लेकिन आपको इससे क्या? क्यों फोन किया है आपने? तब उसने बताया कि उसका नाम गुलजेब है और मियाँ जी ने कुछ सामान भिजवाना था रावलपिंडी से पेशावर, इसी बारे में फोन किया था। मैंने मियाँ जी को तो नहीं बताया, लेकिन फवाद को बता दिया कि किसी गुलजेब का फोन आया था और वो सामान भिजवाने का पूछ रहा था। हाँ, दुकान का कुछ सामान उसके ट्रक से पेशावर भिजवाया था। मैं फोन कर लूंगा। मुझको गुलजेब की आवाज के सहर ने जकड़ लिया था।
इस आवाज के साथ जहन ने एक अनजाना रिश्ता कायम कर दिया। इस आवाज को सुनना चाहती थी। अब जब लाला जी फोन पर किसी से बात करते, मैं कान लगा लेती और उनकी बातें सुनती। एक दिन मैंने सुना लाला फवाद कह रहे थे, गुलजेब, मेरे सामान में कराकरी भी है, एहतियात से डब्बे उतरवा लेना। ये सामान कुहाट से लाहौर मार्केट जाना है। इनकी बातों से पता चला कि गुलजेब का ट्रक है जो सामान बर्दारी का काम करता है। इतना तो उसके बारे में मालूम हो गया, लेकिन इस बात का इल्म मुझे तो क्या लाला जी को भी नहीं था कि इस सामान बर्दारी के पीछे ये शख्स काला धंधा भी करता है। एक दिन फिर मुझे फोन उठाने का मौका मिल गया। गुलजेब ने मुझे अपना नंबर दे दिया। यूं मेरी तन्हाई के दश्त में फूलों के अंबार लग गए। अब जब मौका मिलता गुलजेब को फोन करती, वो मुझे वाकई मियाँ जी की खादमा ही समझने लगा। हम बातचीत कर लेते। जब आहट सुनती फोन रख देती। एक रोज उसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक झलक तुम्हारी मैंने मियाँ जी के चमन में देख ली थी जब मैं लारी के लिए उनका सामान उठाने आया था। क्या तुम एक खात्मा से शादी करोगे? क्यों नहीं? क्या वो इंसान नहीं होती? मैंने कहा कि मेरी मंगनी हो चुकी है, तुमसे शादी नहीं हो सकती। यूं भी हमारे लोग कबीले वालों में शादियां नहीं करते। मामला तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे मियाँ जी और फवाद लाला की इज्जत मतलूब थी और नहीं चाहती थी कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी कहा है वो किसी को फोन करे और मियाँ जी की बदनामी का बायस बने। मैंने कहा, गुलजेब, अब मैं तुमसे फोन पर भी बात ना करूंगी, वरना ये राज खुल जाएगा तो मियाँ जी को बहुत सदमा होगा जो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। गुलजेब ने फिर भी फोन पर राब्ता तर्क न किया। तब मैंने साफ साफ बता दिया कि खान साहब सुनो, मैं उनकी खादमा नहीं हूँ, बल्कि एक लावारिस लड़की हूँ। मेरी आपसे शादी नामुमकिन होगी, क्योंकि मुझको इस खानदान ने पनाह दी है। हाँ, अगर आप मुझे पनाह देना चाहते हैं तो मैं आपके घर भी खादमा बन के आ जाती हूँ। इस तरह मुझे गुलजेब खान ने जहनी तौर पर आमादा कर लिया कि मैं मियाँ जी का घर छोड़कर उसके घर में पनाह के लिए चली जाऊँ। उसने बार बार मुझे मियाँ जी का घर छोड़ने को कहा तो मैं एक रोज खाला जी के घर चली गई। खाला के पड़ोस में फोन था। मैं पड़ोसन की लड़की से मिलने के बहाने गई और वहाँ से गुलजेब को फोन किया। उसको बता दिया कि मैं फलां जगह हूँ। वो कहने लगा, नजदीकी स्टॉप चंद कदम पर है, उधर आ जाओ। मुझे भी उसको देखने का शौक था। खाला समझ रही थी अभी तक पड़ोस में हूँ, मगर मैं उनके गेट से निकलकर सड़क पर आ गई जहाँ लारियों और ट्रकों का अड्डा था। अब मसला ये था कि मैंने गुलजेब को देखा भी नहीं था। पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी। खुद को होनक लग रही थी कि हर आने जाने वाले का चेहरा तक रही थी। इससे वहाँ मौजूद बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को शक पड़ गया और वो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगे। इतने में एक लहीम शहीम शख्स जो सरहदी टोपी पहने था मेरे पास आया और पूछा, नौशीन हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। इधर आ जाओ। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। जब एक गाड़ी के पास पहुंचा तो दरवाजा खोलकर बोला, इसमें बैठ जाओ। मैंने गाड़ी में बैठने में देर ना की। समझी गुलजेब ने मुझे लेने को अपना ड्राइवर भेज दिया है। मैंने इस शख्स से दरियाफ्त किया, गुलजेब मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। तो ही मैंने जान लिया कि यही गुलजेब थे। उसकी सूरत देखकर अब मेरा सर चकराया। करख्त चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें। उम्र 40 साल से ऊपर थी और मैं 16 वर्ष की बेअक्ल छोकरी। उफ मेरे खुदाया, ये मुझसे कैसी फाश गलती हो गई। बिना सोचे समझे एक गंभीर और ठहरी हुई आवाज के शहर में जकड़ी यहाँ तक आ गई। ऐसे अनजान रास्ते पर कि जिसकी मंजिल का भी पता ना था। वो चुप साधे था और मैं चुप साधे सोच रही थी कि जाने ये मुझे कहाँ ले जा रहा है। ठिकाने पर पहुंचकर उसने अपने नौकर को बुलाकर मुझे उसके घर भेज दिया और कहा कि चंद दिन अपने घर रखो, मुझे भी अभी ट्रक के साथ जाना है। हाशिम उसका पुराना मुलाजिम था। उसकी बीवी नर्म हो औरत थी।
उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा। मैंने सब बातें उसे बता दी। वो बहुत परेशान हुई। बोली, तुम बदनसीब किस चक्कर में फंस गई हो, ऐसे अच्छे लोगों का घर छोड़कर एक जराइम पेशा आदमी के जंगल में आ फंसी हो। गुलजेब खान बाज़ाहिर सामान बर्दारी का काम करता है, लेकिन असल में इसके और बुरे धंधे भी हैं। मेरे शोहर के सिवा और किसी को इल्म नहीं कि दूसरे गलत धंधों के साथ ये लोग बुर्दा फरोशी का भी काम करते हैं। मुझे भी ये काफी साल पहले एक मस्जिद के पास से उठा लाया था। मेरी उम्र 9 बरस थी। मैं कमसन और मासूम थी। मेरे रोने धोने से हाशिम को मुझ पर तरस आ गया। उसने मिन्नत करके खान से मुझे मांग लिया कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, इसको मुझे दे दो। उस वक्त वो भी 18 साल का था और गैर शादीशुदा था, लिहाजा खान ने मुझे इसके हवाले किया। हाशिम की माँ जिंदा थी। 2 साल मैं इसकी माँ के पास रही और फिर इसने मेरा निकाह हाशिम से करा दिया। यूं मैं किसी खरकार के अड्डे पर फरोख्त होने से बच गई, लेकिन हमेशा के लिए अपने घर और माँ बाप से बिछड़ ही गई। इस औरत की बकता सुनकर मुझे चक्कर आ गया। वो भी फिक्रमंद थी कि अब मेरा क्या होगा। अब पछताने लगी। बगैर सोचे समझे मियाँ जी जैसे मेहरबान इंसान के घर से क्यों निकली कि जिन्होंने मुझे इज्जत दी और बेटी बनाकर रखा। अब वापस लौट भी ना सकती थी, क्योंकि मैं तो इनकी मोहब्बत और शफकत की बेकदरी करके भाग आई थी। जिस औरत की तहवील में थी उसका नाम हाजरा था। वो मुझे रिहा करने से डरती थी। गुलजेब और हाशिम ट्रक लेकर गए थे। इनको 4 रोज बाद आना था। एक दिन तो सोच बचार में गुजर गया। बिल आखिर हाजरा ने कहा, तुम सुतीली माँ के पास चली जाओ, यहाँ से तो वही घर अच्छा है। कैसे जा सकती हूँ? तुम एक खत लिखकर कोरियर सर्विस से भेजो कि वो आकर तुमको ले जाए। मैंने चिट्ठी लिखी और हाजरा ने अपने देवर को बुलवाया जो टैक्सी चलाता था। उसको कहा कि ये खत किसी कोरियर सर्विस से भिजवा दो। उसने ऐसा ही किया। इस तरह मेरे सुतीले बड़े भाई खावर को चिट्ठी मिल गई। वो फौरन पुलिस स्टेशन गया और रात को पुलिस की नफरी वहां पहुंच गई जहां गुलजेब का ठिकाना था। ये इलाका गैर से नजदीक एक जगह थी जिसका मालिक बड़ा खान था। गुलजेब इसका कारिंदा था। सद शुक्र कि हाजरा जैसी औरत मुझे मिली, वरना किसी भी वक्त कानून की पहुंच से दूर पहाड़ों में गुम की जा सकती थी। इधर बेचारी हाजरा डरी हुई थी। वो कहती थी कि हमको तेरा दुख जरूर है, मगर मजबूर हैं, क्योंकि हम जिस शख्स के कब्जे में हैं वो माफी के लफ्ज से ना आशना है। उसने बताया कि गुलजेब तो शादीशुदा है। वो बड़े खान के डर से तुमसे शादी न करेगा, कहीं तुमको फरोख्त ना कर दे, मगर वो तुझको ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकता। खुदा जाने उसके दिल में क्या है जो तुमको उठा लाया। सद शुक्र के मेरे भाई कादर ने हिम्मत की और किसी बाअसर शख्स की मदद से पुलिस ले आया। पुलिस इस जगह को ढूंढने में कामयाब हो गई जहाँ बड़े खान और गुलजेब का रहना सहना था। गुलजेब का ट्रक यूं ही उनके ठिकाने वापस आया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। मुझे उम्मीद बहुत कम थी कि मेरा भाई मेरी मदद को आएगा, मगर वो आ गया। खून का रिश्ता रंग लाया। अपना खून फिर अपना होता है। भाई अगरचे सुतीला था, मगर थी तो मैं उसी ही के बाप की बेटी। जब इसको मेरा खत मिला वो ना रह सका। मेरे दोनों फूफा भी उसके साथ आए थे। सुतीली माँ ने मुझे सख्त मुलामत तो की, मगर वो भी आखिर औरत थी और माँ थी। मेरी ना सही किसी और की सही, मगर ममता के जज्बात से आशना थी। उसको इसकी गलतियों का एहसास कुछ उसके बच्चों ने भी दिलाया था। अब मुझे समझ आई कि सुतीले रिश्ते भी अगर इज्जत के पासबान हों तो उनके लिए दुख झेल लेने ही में आफियत है। बाप के मरने के बाद भी सुतीली माँ ने मुझे घर से तो नहीं निकाला था। जब जमाने की ठोकर लगी तब जाना कि जमाने की ठोकरों से सुतीली माँ की कड़वी बातें अच्छी, मगर नादानी में बाबुल की दहलीज पार करने में तबाही ही है।